हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 12 अप्रैल 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। But before I start, I just want to say one thing, that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. अगर आपने अभी तक फरवरी मंथ की विजन IAS की इकोनॉमी की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। जो टॉपिक्स उस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं वो आपको थंबनेल में लिस्टेड दिख जाएंगे। इफ़ यू से आर स्ट्रगलिंग विद दोज टॉपिक्स, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कुछ हमें इकोनॉमी देखनी है, कुछ एडिटोरियल्स देखने हैं, साथ ही में बहुत सारा इंटरनेशनल अफेयर्स देखना है। ओके, तो यहाँ पे जो पहला आर्टिकल है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन का एक आर्टिकल है, वाई तमिलनाडुज ऑनलाइन गैम्बलिंग बिल वुड क्लैश विद सेंटर्स रूल्स। अब देखिए, यहाँ पे जो भी इश्यूज हैं, सेंटर के रूल्स क्या हैं ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर, वो हम रिसेंटली देख चुके हैं बहुत डिटेल में। लेकिन तमिलनाडु का ये ऑनलाइन गैम्बलिंग बिल, जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी बताया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है, क्या है ऐसा इसमें, ये सब कुछ तो डिस्कस करेंगे ही, पर सेपरेटली, क्योंकि आपके GS3 के परस्पेक्टिव से, मेंस के परस्पेक्टिव से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। हम सेपरेटली देखेंगे कि ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड क्या इश्यूज हैं और क्या वेरियस बॉडीज ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड सजेशंस देती हैं। फिर ये पहला टॉपिक डिस्कस करने के बाद हम ये भी देखेंगे कि क्या होता है ऑनलाइन गैम्बलिंग। और ऑनलाइन गैम्बलिंग अगर हम स्पेसिफिकली देखें, ऑल्दो ऑनलाइन गैम्बलिंग एक ऑनलाइन गेमिंग का ही पार्ट है, लेकिन ऑनलाइन गैम्बलिंग से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक इश्यूज क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, उसके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, लॉ कमीशन क्या कहता है, बाकी एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, और हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। आज की वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। ओके, तो हम पहले यहाँ देख लेते हैं कि क्या सेंटर के रूल्स हैं, क्या इश्यूज हैं। अब देखिए, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने मंडे को रिसीव किया है गवर्नर का अप्रूवल अपने एक बिल के लिए जो बैन करता है ऑनलाइन गैम्बलिंग को। अभी जस्ट कुछ ही दिनों बाद आया है, किस चीज के, जब सेंटर ने नोटिफाई किए हैं अपने फ्रेश रूल्स फॉर ऑनलाइन गेमिंग। तो यहाँ पे क्या दोनों में कॉन्ट्रास्ट है वो हम देखेंगे। द स्टेट्स असेंबली had passed the Tamil Nadu prohibition of online gambling and regulation of online games ordinance। 2022 की ऑर्डिनेंस है, लास्ट अक्टूबर में आई थी। तो देखिए, आप जानते हैं कि जो गवर्नर है RN रवि, उनको काफी क्रिटिसाइज भी करते हैं स्टालिन और स्टालिन की सरकार, CM स्टालिन। तो इसीलिए क्रिटिसाइज करते हैं कि ही हैज बीन सिटिंग ऑन द बिल्स, है ना, कि इतने समय से हमने बिल्स पास किए हुए हैं, असेंट के लिए भेजा हुआ है गवर्नर के, लेकिन वो कोई आंसर ही नहीं देते। सो मच सो, आपने जैसे हमने कल डिस्कस किया कि मिस्टर स्टालिन वो एक रेजोल्यूशन लेके आए अपनी असेंबली में, उस रेजोल्यूशन को उन्होंने पास किया और वो रेजोल्यूशन वाज अगेंस्ट RN रवि, यानी कि गवर्नर के अगेंस्ट था, कि गवर्नर डज नॉट गिव असेंट टू द बिल्स, जो बेसिकली जो असेंबली है वो पूरे फुल फ्लेश्ड मेजोरिटी के साथ पास कर रही है, इस तरह का। और साथ ही में ही वेंट ऑन टू एन एक्सटेंट कि उन्होंने बोला राजमन्नर कमेटी, जो आप अपने फेडरलिज्म का जब टॉपिक पढ़ते हैं तो आपके लक्ष्मीकांत में राजमन्नर कमेटी का मेंशन आपको दिखेगा। तो उसमें उन्होंने कहा कि देखिए, आज हमें उनकी रिकमेंडेशंस, उस कमेटी की रिकमेंडेशंस की याद आती है कि उस रिकमेंडेशन में एक रिकमेंडेशन ये थी कि गवर्नर की पोस्ट को ही अबॉलिश कर देना चाहिए। तो गवर्नर एक ऐसा टॉपिक है, आप जानते हैं कि आपके GS2 के पर्सपेक्टिव से इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, और साथ ही में इस बार आप अपने प्रीलिम्स में भी एक क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि गवर्नर से रिलेटेड काफी कंट्रोवर्सीज केरला के केस में, तेलंगाना के केस में, तमिलनाडु के केस में, है ना, हम देख रहे हैं। तो गवर्नर पे जब भी आप अपना आंसर लिखें, तो मैं आपको बहुत बार कह चुकी हूँ, तो आप ये एक लिखें कि देयर हैव बीन सजेशंस सो एक्सट्रीम, जैसे राजमन्नर कमेटी ने कहा था दैट द पोस्ट ऑफ गवर्नर शुड बी अबॉलिश्ड इटसेल्फ। तो आप वो लिखें, लेकिन आप फिर ये भी लिखिए कि नहीं, गवर्नर के बहुत सारे पॉजिटिव रोल्स हैं, फिर आप पॉजिटिव रोल्स लिखिए। इसीलिए थोड़ा ऑफकोर्स रेगुलेशन की जरूरत है, कुछ चेंजेस की जरूरत है, मॉडिफिकेशंस की जरूरत है, जो ऑफकोर्स बाकी और कमिटीज, पुंची कमीशन बताती है या फिर सरकारिया कमीशन बताती है। तो वैसे करके आप अपने आंसर को बैलेंस आउट कीजिए। लेकिन यहाँ पे हम एक बहुत ही डिफरेंट इशू डिस्कस कर रहे हैं, वो है ऑनलाइन गैम्बलिंग का।
States passing laws on online gaming, which may be in conflict with the center's rules, is likely to emerge as a pain point. तो बहुत सारी ऐसी states हैं जो different तरह से govern करने की, regulate करने की कोशिश करती है online gaming के sector को, लेकिन अब क्योंकि center के fresh rules आए हैं, अगर वो उसके साथ कॉन्ट्रास्ट करेंगी तो ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही बड़ा अगेन सेंटर स्टेट फेडरलिज्म का इशू बनता हुआ हमें दिखेगा। तो आप ये ऑफ कोर्स अपने GS2 में जब रीसेंट ट्रेंड्स लिख रहे होंगे सेंटर स्टेट फेडरलिज्म, तो उसमें एक ये मेंशन भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए जैसे जो इंडस्ट्री है, जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है, उनके भी काफी कंसर्न्स हैं। इनफैक्ट उन्होंने इन कंसर्न्स को व्यक्त किया है MeitY के तहत, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, जो इस पर्टिकुलर सेक्टर की नोडल एजेंसी है, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग, इस तरह की चीजें। तो जो तमिलनाडु का लॉ है, हम इसे कोर्ट में चैलेंज होते हुए देखेंगे जैसे ही ये लागू होगा। तमिलनाडु का बिल क्या कहता है हम देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया, बिल प्रोहिबिट करता है ऑनलाइन गैम्बलिंग को, मतलब कंप्लीटली बैन ऑन ऑनलाइन गैम्बलिंग, है ना। और ऑनलाइन गेम्स ऑफ चांस, जिसमें स्किल नहीं बल्कि चांस इन्वॉल्व है, जो हम मनी के लिए खेलते हैं या अदर स्टेक्स के लिए खेलते हैं, किसी विनिंग प्राइस के लिए खेलते हैं, वो सारी तरह की जो गेम्स हैं और ऑनलाइन गैम्बलिंग बैन की जा रही है तमिलनाडु के इस बिल के माध्यम से। ओके, तो स्पेसिफिकली अगर हम देखें, कुछ गेम्स का नाम भी लिखा है इस बिल में, जैसे रमी, पोकर, क्योंकि ये गेम्स ऑफ चांस है। लेकिन क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, गेम्स ऑफ चांस जैसे हम वर्ड यूज करते हैं तो ये बहुत ही वाइडर स्कोप मिल जाता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखिए बिल कैसे डिफाइन करता है ऑनलाइन गेम्स ऑफ चांस को, एज दोज वेयर बोथ एन एलिमेंट ऑफ चांस एंड स्किल आर इन्वॉल्व, दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, चांस भी स्किल भी, उसको खेलने का जीतने का स्किल भी है आप में, लेकिन वैसे मोर और लेस इस तरह के गेम में जो एलिमेंट ऑफ चांस है वो डोमिनेट करता है स्किल को, ठीक है। और साथ में और किस तरह की गेम्स इन्वॉल्व हो जाती हैं इस बिल में, गेम्स प्रेजेंटेड एज games of chance where the element of chance can only be eliminated by superlative skill, or games that involve cards, डाइस, व्हील, है ना, जिसमें रैंडम इवेंट जनरेटर्स होते हैं। तो ये सारी इतना वाइडर स्कोप मिल जाता है ऑनलाइन गैम्बलिंग या ऑनलाइन गेमिंग जिसमें चांस इन्वॉल्व है, उस पे तो बहुत इंडस्ट्री के लिए कंसर्न है ये। और साथ ही में एस्टैब्लिश करता है तमिलनाडु ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी को, और एम्पावर करता है इस पर्टिकुलर बॉडी को कि आप रेगुलेट कर सकते हैं ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज को। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जो भी कंपनीज तमिलनाडु में रन करना चाहती हैं लेकिन तमिलनाडु के बाहर स्थित हैं, तो उनको कुछ स्पेसिफाइड ड्यू डिलिजेंस को जो तमिलनाडु का बिल बताता है उसको फॉलो करना पड़ेगा, या फिर अगर वो उसको फॉलो नहीं कर रहे तो तमिलनाडु के लोग जो हैं वो ऑनलाइन गेमिंग उस तरह की नहीं खेल पाएंगे, अपने एक्सेस को ही रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा तमिलनाडु के लोगों के लिए। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना ये कॉन्स्टिट्यूशनल टर्फ या बहुत एक डिफिकल्ट सिनेरियो क्रिएट हो गया इसकी वजह से। ओके, द स्टेट्स गेमिंग अथॉरिटी विल आइडेंटिफाई क्या होती हैं गेम्स ऑफ चांस। ये जो बॉडी है अभी हमने देखी तमिलनाडु ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी, आइडेंटिफाई करेगी कि कौन कौन सी गेम्स ऑफ चांस है, रेकमेंड करेगी कि इन्हें स्केड्यूल में डाला जाए ऑफ प्रोहिबिटेड गेम्स, ठीक है। तो फाइनली आप ये सब कुछ जानते हैं ऑनलाइन गेमिंग। अब हम देखें कि टर्फ क्या है, सेंटर और तमिलनाडु के बीच में क्या दिक्कत चल रही है। पिछले हफ्ते हमने क्या देखा कि सेंटर लेके आई है अमेंडमेंट टू IT रूल्स 2021, जिसकी वजह से हमें मिलते हैं रेगुलेशंस ऑफ ऑनलाइन रियल मनी गेम्स, ठीक है। तो ये चीज हमने देखी। जब देखिए इंडियन एक्सप्रेस ने राजीव चंद्रशेखर जी से पूछा, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT है, कि क्या जो RN रवि हैं, गवर्नर है तमिलनाडु के, वो अपना नोट देंगे तमिलनाडु के बिल को, क्या होगा, आपका क्या कहना है ना, क्योंकि आप अभी रूल्स लेके आए हैं, व्हाट डू यू थिंक, है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट्स, तो उन्होंने जवाब क्या दिया, उन्होंने कहा कि देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो ऑनलाइन गैम्बलिंग को रेगुलेट करने की कोशिश कर रही हैं, वो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वो बिल आप सोचिए उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि IT रूल्स आ गए हैं। IT रूल्स अपने अम्ब्रेला में सब कुछ ले लेते हैं, तो उस बिल का कुछ मतलब ही नहीं है। आई थिंक यू गेट माई पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए MeitY का क्या बिलीव करती है कि गैम्बलिंग, अब यहाँ से आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि गैम्बलिंग क्या है, एक स्टेट सब्जेक्ट है। बेटिंग, गैम्बलिंग, दिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट, 7 शेड्यूल की स्टेट लिस्ट में आती है। लेकिन जो MeitY है उसका ये कहना है, लेकिन जो एक्टिविटीज इंटरनेट पे हो रही है,
है ना, जितनी भी एक्टिविटीज जिसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग भी आती है, गेमिंग भी आती है, दे फॉल एक्सक्लूसिवली इन इट्स डोमेन, तो यानी कि केंद्रीय सरकार के डोमेन में आती है। तो गैम्बलिंग और बेटिंग भले ही स्टेट सब्जेक्ट हो, लेकिन इंटरनेट पे अगर गैम्बलिंग और बेटिंग हो रही है तो वो किसके तहत आ जाती है? मैती के तहत। ये बेसिकली अब आप सोच सकते हैं कि अब ये कोर्ट के पास जब इशू जाएगा तो ये एक इशू बन के जाएगा। ठीक है, द सेंटर्स नॉर्म्स, द फ्रेश रूल्स। अब फ्रेश रूल्स अब हम ब्रीफली देख लेते हैं, और हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जो फ्रेश आईटी अमेंडमेंट्स आई हैं, ठीक है, तो उसमें हमने क्या देखा है कि सेटअप की जाएंगी 3 सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज जिनके अप्रूवल की जरूरत होगी ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज को। ठीक है, ये ऑनलाइन गेम्स को, उन तरह की ऑनलाइन गेम्स को जिसमें एक मॉनेटरी एलिमेंट यानी कि मनी का एलिमेंट इन्वॉल्व है, उनको बेसिकली खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा विद सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज, जिसमें सरकार का कोई भी नॉमिनी नहीं होगा, बल्कि जो इंडस्ट्री के ही एक्सपर्ट्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, कि कोई बच्चे के दिमाग को तो नहीं असर पड़ रहा, कुछ एडिक्शन तो नहीं होगी, तो बहुत सारे और गेमिंग इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, वो मिलके बेसिकली गेम को आइडेंटिफाई करेंगे कि इसको अलाउ करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो गेम्स जिसमें वेजरिंग इन्वॉल्व है, वेजरिंग का मतलब होता है कि आप आउटकम को गेस करो कि आज ये गेम ये प्लेयर जीतेगा, या फिर इस तरह की चीजें अगर हम क्रिकेट में देखें तो वेजरिंग वाली जो गेम्स हैं वो तो अलाउ नहीं की जाएंगी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज द्वारा भी। ओके, और साथ ही में वो वाली गेम्स भी अलाउ नहीं की जाएंगी जिसमें किसी बच्चे को उसकी मेंटल हेल्थ खराब हो, एडिक्शन होता हो, या कोई भी इस तरह की चीज। ओके, या सेक्सुअल अब्यूज। ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज विल आल्सो हैव टू कम्पीट। अब आप जानते हैं जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज हैं, अगर उसके गेमिंग कंपनी पे आके आपको खेलना है तो आपको केवाईसी कंप्लीट करनी पड़ेगी अपनी। ठीक है, तो दिस इज कामयाब केवाईसी नॉर्म्स लेट डाउन बाय द आरबीआई फॉर इट्स रेगुलेटेड एंटिटीज, वही फॉलो किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं गेमिंग कंपनीज का क्या स्टैंड है तमिलनाडु के इस बिल पे। अब देखिए, बहुत सारी इंडस्ट्री एसोसिएशन ऐसी हैं जो अपोज कर रही हैं तमिलनाडु के इस बिल को, जैसे ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन। उन्होंने कहा है देखिए बिल कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, बिल्कुल भी, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और हम इनके खिलाफ अब एक केस फाइल करेंगे। ठीक है, इनफैक्ट आपको ये पता होना चाहिए, अक्टूबर में जब ये ऑर्डिनेंस आई तो नवंबर में ही ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन ने क्या किया था, चैलेंज कर दिया था इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को, कहा मद्रास हाई कोर्ट में। लेकिन उस समय इनको विड्रॉ करना पड़ा था अपनी इस चैलेंज को मद्रास हाई कोर्ट से, क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था देखिए अभी तो ये नोटिफाई भी नहीं हुआ, अभी तो बिल ही है, बिल की कैसे आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी वो कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। अभी नोटिफाई कि इट वुड कम इनटू इफेक्ट में आ जाए तब जाके आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इसकी आप कर सकते हैं चैलेंज। तो जब ऐसा हो जाए, बिल जब आ जाएगा, अभी तो कुछ उस समय गवर्नर का असेंट नहीं मिला था, कुछ भी नहीं हुआ था, तो आप पहले ही चैलेंज कर रहे हैं। तो ये चीज बेसिकली यहाँ पे हमने देखी। ठीक है, तो अब फाइनली ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन कह रही है कोई बात नहीं, अब आ जाएगा इफेक्ट में तो अब हम चैलेंज कर देंगे। ओके, तो ये चीज यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रही है। वी विल चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लॉ वंस द इफेक्टिव डेट इज नोटिफाइड एंड हैव फुल फेथ कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो अपहोल्ड करेगा फंडामेंटल राइट्स किसके, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के और उनके यूजर्स के। लास्ट ईयर देखिए कर्नाटका हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया था एक पर्टिकुलर कर्नाटका पुलिस अमेंडमेंट एक्ट के कहीं प्रोविजंस को जो एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो प्रोहिबिट कर रहे थे या क्रिमिनलाइज कर रहे थे उन एक्टिविटीज को जिसमें ऑनलाइन गेम्स इन्वॉल्व थी, जिसमें मनी का भी एलिमेंट था। तो आप देख सकते हैं कर्नाटका हाई कोर्ट से हमें एक प्रेसिडेंट पता है, एक प्रेसिडेंट सेट हो चुका है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किए जाते हैं ऐसे तरह के बिल्स या ऐसे तरह के प्रोविजंस को। तो मोस्ट प्रोबेबली कंपनीज का ये कहना है कि वो तमिलनाडु के केस में भी यही सूट फॉलो किया जाएगा। अब हम देखिए यहाँ पे, क्योंकि हमने जो भी इश्यूज थे वो सब कुछ हमने डिस्कस कर लिए, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल टर्फ पैदा हो सकता है वो देख लिया। अब हम देखते हैं ऑनलाइन गेमिंग, यहाँ हम ऑनलाइन गेमिंग कह रहे हैं, उससे रिलेटेड इश्यूज क्या है। देखिए जब आप अपने पेपर में लिख रहे हैं तो ऑफकोर्स आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। तो एक पॉइंट है गेमिंग एडिक्शन का। आप जानते हैं कि किस तरह की ऑनलाइन गेमिंग की एडिक्शन हो सकती है और उसकी वजह से लाइव्स डेवेस्टेट हो सकती हैं, फैमिलीज डेवेस्टेट हो सकती हैं, ये आप जानते हैं। इनफैक्ट अगर हम चिल्ड्रन की बात करें तो अगर आप एक इसका सबसेक्शन इस पर्टिकुलर टॉपिक, इस पर्टिकुलर पॉइंट का बनाएंगे कि बच्चों के ऊपर क्या इसका असर पड़ता है इस एडिक्शन का, उनकी जो परफॉर्मेंस है स्कूल्स में वो इम्पैक्ट होती हुई हमें दिखी है। बहुत सारे सोशल लाइव्स और उनका जो फैमिली मेंबर्स के साथ रिश्ता है, क्योंकि इतना एडिक्शन हो जाता है, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, आप पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहे, तो ये सब कुछ हमने देखा है। सेकेंड पॉइंट आप क्या लिख सकते
हैं साइकोलॉजिकल हेल्थ पे, जैसे पबजी, ब्लू व्हेल गेम, है ना, तो क्योंकि उसमें वायलेंस और सुसाइड के भी इंसिडेंट्स हमें पता चले, तो ये आप, क्योंकि इट्स बेसिकली आप कह सकते हैं इस पॉइंट को अगर हम रीनेम करके ये लिख दें कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो ही डेवेस्टेट हो जाएगा हमारा। हम कहते हैं हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारी यंग पॉपुलेशन, तो हमारी यंग पॉपुलेशन उस उम्र में पहुंचने से पहले ही डिसरप्ट हो जाएगी। अच्छा पढ़ोगे लिखोगे नहीं, या अपनी स्किल जो भी है वो डिटोरिएट कर दोगे सिर्फ एडिक्शन में ही, तो ये होगा, ये बेसिकली एक्सपर्ट्स कहते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, थ्रेट टू डेटा प्रिवेसी। बिल्कुल ऐसी बहुत सारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, गेमिंग और ये सब आप जानते हो, उसमें चैट के ऑप्शंस भी होते हैं, तो आप उसमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सामने वाले को बिल्कुल दे देते हैं, उसकी वजह से चीटिंग के भी केसेस सामने आए हैं, प्रिवेसी वायलेशंस तो है ही, अब्यूज, बुलिंग, है ना, पबजी में आप जानते हैं ये सब कुछ बहुत सारे केसेस हमने देखे थे। और आप इसका पॉइंट लिख सकते हैं एक चौथा, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, जो ऑफ कोर्स खुद में ही एक बहुत बड़ा, हम इसको टॉपिक की तरह डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो लूडो में बेसिकली कहीं जो कहीं लोग कहते हैं कि जो ट्रेडिशनल लूडो है उसमें भी थोड़ा सा जो अगर पैसा कहीं प्लेटफॉर्म्स एक मनी का एलिमेंट करते हैं तो इट इज अ प्रॉक्सी ऑनलाइन गैम्बलिंग, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। और आप जानते हैं गैम्बलिंग से तो क्या ही दिक्कतें होती हैं। तो देखिए उस समय जब अभी हम थोड़े ही 1 महीने पहले अगर देखें तो बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो थे इन रूल्स के आने से पहले, फ्रेश रूल्स के आने से पहले बहुत सारे सजेशंस दिया करते थे। वो कहते थे स्ट्रेंथन कीजिए केवाईसी नॉर्म्स, तो वो बेसिकली जो हमारी मैती है उसने एड्रेस कर दिया केवाईसी नॉर्म्स वाला पॉइंट यहाँ पे देखे। फिर वो एक बेसिकली सजेशन दिया करते थे कि इम्प्लीमेंट कीजिए एक एज रेटिंग मैकेनिज्म को, कि पेरेंट्स का कंसेंट है तभी बच्चे खेल सकते हैं, क्योंकि आपने रिसेंटली एक केस भी देखा था जिसमें एक बच्चे ने अपने सारे क्रेडिट कार्ड्स यूज करके अपने माँ बाप के सारा पैसा लूट गया और फिर वो सुसाइड कर लिया उस बच्चे ने। तो ये एज रेटिंग मैकेनिज्म उन्होंने बोला था कि होना चाहिए, ओटीपी वेरिफिकेशन हो आधार के बेसिस पे, कुछ इस तरह का। तो एज रेटिंग मैकेनिज्म भी हमने उस दिन जब ये फ्रेश रूल्स डिस्कस किए थे मैती ने एड्रेस कर दिया है। तीसरा उन्होंने कहा था एक अगर हम कहें, एक उन्होंने सजेशन दिया था कि सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए, तो वो तीसरी चीज जो उन्होंने बोली थी वो भी एड्रेस कर दी है ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज की मैती ने। कैसे? क्योंकि सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज, है ना, एसआरबीज हमें मिल गई हैं, और उनके कुछ कुछ सजेशंस थे जो ऑफ कोर्स अभी भी रेलेवेंट है। आप यही सारी चीजें लिखेंगे कि कोई भी एडुकेट करना चाहिए यूजर्स को अबाउट देयर पोटेंशियल रिस्क। तो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, पहले वो जैसे आप देखते हैं कि हम बहुत सारे और केसेस में देखते हैं, जैसे अगर टोबैको के ऊपर एक वार्निंग लिखी होती है, वैसे ही आप पहले उस पे वार्निंग लिखिए कि ये हानिकारक हो सकती है इसकी एडिक्शन, या जो भी इस तरह से एडुकेट करिए यूजर्स को। जो पार्टिसिपेंट्स की अनोनिमिटी है वो कैसे मेंटेन की जा सकती है वो लेके आइए, ग्रीवेंस हैंडलिंग मैकेनिज्म लेके आइए। तो ये कुछ कुछ आप सजेशंस सजेस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप ये भी एक सजेशन या वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं कि गेमिंग अथॉरिटी हो सकती है सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, जो अभी तक एड्रेस नहीं किया गया है ये वाली चीज। तो आप ये लिख सकते हैं, जैसे तमिलनाडु अगर हम देख रहे हैं, तमिलनाडु की गेमिंग अथॉरिटी बन रही थी, तो वैसे ही सेंट्रल लेवल पे गेमिंग अथॉरिटी बन सकती है। तो ये सारी चीजें। अब हम आते हैं गैम्बलिंग के ऊपर, ठीक है, कि गैम्बलिंग का क्या कहना है, गैम्बलिंग से रिलेटेड क्या कंसर्न्स है। लेकिन उससे पहले ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए गैम्बलिंग क्या होता है। अगर इस पे कोई क्वेश्चन आ गया, ऑनलाइन गैम्बलिंग को अगर कोई क्वेश्चन आया, तो पहले आप डिफाइन करोगे गैम्बलिंग का। अगर हम सीधा सीधा एक डेफिनेशन सिंपलेस्ट देखें तो क्या है, जहां पे यू रिस्क मनी टू विन मनी, दैट इज इट। गैम्बलिंग मीन्स रिस्किंग मनी टू विन मनी, राइट। और फिर जब ये गैम्बलिंग इंटरनेट पे होती है तो उसे ऑनलाइन गैम्बलिंग कह देते हैं। यही डेफिनेशन है। और डेफिनेशन फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं वर्चुअल पोकर, वर्चुअल कसिनोज, स्पोर्ट्स बेटिंग, है ना। तो ये आपकी डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, ठीक है। तो आप देखते हैं कि रिसेंटली हमने पॉपुलैरिटी देखी थी Dream11, पेटीएम फर्स्ट गेम्स, है ना। तो इसको बोला जा रहा था कि प्रॉक्सी है बेसिकली ऑनलाइन गैम्बलिंग की। तो ये आप कुछ कुछ रीसेंट ट्रेंड्स भी लिख सकते हैं। ओके तो फिर उसके बाद देखिए, अगर हम थोड़ा ग्लोबल सिनेरियो देखें तो 2023-24 का अगर हम देखें, जो इनका रेवेन्यू है ऑनलाइन गैम्बलिंग मार्केट का, इट इज अराउंड $525 बिलियन, है ना। तो और साथ ही में इसमें ग्रोथ भी हो रही है CAGR 4% की। तो हमें बेसिकली ये पता है। और इंडिया की मार्केट अगर हम देखें तो $60 बिलियन के करीब करीब हमें पता है कि मार्केट है ऑनलाइन गैम्बलिंग की। तो ये आप सारी चीजें लिखने के बाद लिखेंगे, अच्छा
ये सब है तो फिर और साथ ही में आप ये भी जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो बेसिकली 7th शेड्यूल और ये आ गया, उन्होंने बोल दिया कि स्टेट सब्जेक्ट है गैम्बलिंग और बेटिंग, है ना। उससे पहले बेसिकली एक पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट था 1867, वो कहीं ना कहीं आज भी लागू करते हैं, ठीक है। तो 1867 पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट जो था वो एक सेंट्रल एनेक्टमेंट थी इस सब्जेक्ट पे, जो ऑफ कोर्स एक मॉडल एक्ट की तरह एक्ट कर रही थी, जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, वो आज भी यही पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट को फॉलो करते हैं। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं, लेकिन इश्यूज क्या है, आप देखिए कुछ स्पेसिफिक नेगेटिव इफेक्ट्स हैं ऑनलाइन गैम्बलिंग के। वो क्या है? नंबर 1, मनी लॉन्ड्रिंग। जो आप जानते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है कि आप एक क्रिमिनल एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटी से लाए हुए पैसे को लीगल एसेट्स में रखें। तो अगर आप जब देखिए, अगर आप ऑनलाइन गैम्बलिंग खेल रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग ऐसी इस तरह की, जिसमें ऑफ कोर्स आपको अपने अकाउंट में पहले पैसा डिपॉजिट करवाना पड़ता है ना। यू आर रिस्किंग मनी टू विन मनी, है ना। तो इसका मतलब अगर आप अपने अकाउंट में बेसिकली कौन सा पैसा जमा करवा रहे हैं, यू नेवर नो, है ना। ऑल्दो KYC प्रोसीजर वगैरह, बट स्टिल देयर इज सम प्रोबेबिलिटी मनी लॉन्ड्रिंग की। नंबर 2, एडिक्शन एंड क्राइम। दोबारा वही पॉइंट जो ऑनलाइन गेमिंग में है वो यहाँ भी लागू होता है। आप जानते हैं, इनफैक्ट अगर आपको एडिक्शन हो गई, आप इतने डेस्परेट हैं अपनी एडिक्शन को फिनेंस करने के लिए, तो क्या होगा, यू कैन इवन रिजॉर्ट टू स्टीलिंग मनी फ्रॉम योर फ्रेंड्स और इवन योर फैमिली मेंबर्स। ओके, और साथ ही में अगर आप से हार जाते हैं बहुत सारा पैसा अपनी गैम्बलिंग में, सो यू वुड कमिट सुसाइड और मर्डर प्रोबेबली, है ना, ओवर लॉस्ट गैम्बलिंग गेम्स। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं एडिक्शन एंड क्राइम के पॉइंट में। और क्या लिख सकते हैं? कंप्यूटर हैकिंग। तो अब क्योंकि गैम्बलिंग जो है वो ऑनलाइन चली गई, तो ऑनलाइन सेक्टर पे या इंटरनेट पे जो भी थ्रेट्स लगते हैं वो सारे यहाँ लगते हैं। डेटा प्रिवेसी, ऑनलाइन कंप्यूटर हैकिंग, सब कुछ यहाँ लगता है। बिल्कुल लॉजिकली सोचने की कोशिश कीजिए। तो अब जब हैकर्स को पता है कि डेली बेसिस पे ये इंसान क्या है, इतनी गेम्स खेल रहा है, ऑनलाइन गैम्बलिंग करता है, तो बहुत सारा पैसा इसके अकाउंट में डिपॉजिटेड है, बहुत सारा ये विड्रॉ भी करता है, तो डेली बेसिस पे ऐसा हो रहा है, तो ऑफ कोर्स हैकर्स तो करेंगे आपके ऑनलाइन कसिनोज को या इस तरह के अकाउंट्स को हैक। बिल्कुल हो सकता है। और क्या हो सकता है? गैम्बलिंग डिसऑर्डर, दिस इज अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ऑफ कोर्स ये क्रूड टर्म है, लेमैन आप कह सकते हैं टर्मिनोलॉजी है। तो इसमें क्या होता है कि देखिए क्या है ना, हर तरह की एडिक्शन में एक बायोलॉजिकल फैक्टर इन्वॉल्व होता है, और बहुत सारी तरह की एडिक्शन में इनफैक्ट जेनेटिक फैक्टर भी होता है, ठीक है, अगर आपको थोड़ी सी बायोलॉजी पता है तो। इसमें भी बेसिकली क्या है कि कुछ जब आपको इस तरह का साइकोलॉजिकल कुछ डिसऑर्डर है ना, तो अगर आप बेसिकली कभी कभी क्या होता है, जैसे किसी भी तरह की एडिक्शन हमें क्यों लगती है, से इफ यू बिकम अ ड्रंकर्ड, इफ यू से स्टार्ट टेकिंग ड्रग्स, वट एवर कोई भी एडिक्शन, तो बेसिकली आप किसी अपने इमोशनल पेन को कोप अप करने के लिए ये सारी चीजों का सहारा लेते हैं। यही बेसिक मेंटालिटी है, राइट। तो वही चीज, अगर आप किसी चीज से इमोशनली गुजर रहे हैं तो आप इसका सहारा ले सकते हैं, गैम्बलिंग का, है ना। तो लेकिन क्योंकि इजी भी बहुत है, इजी एक्सेस है, ऑनलाइन अवेलेबल है, सब कुछ है, तो बेसिकली लेकिन इससे डिप्रेशन और एंजाइटी जो हो सकता है, वो एक आप कह सकते हैं कि इट इज अ बैड थिंग। तो अगर हम सजेशंस देखें ऑनलाइन गैम्बलिंग से रिलेटेड, लॉ कमीशन कहती है कि देखिए 2 भागों में आप बांट दीजिए गैम्बलिंग के पूरे बिजनेस को। एक है प्रॉपर गैम्बलिंग और एक है स्मॉल गैम्बलिंग। प्रॉपर गैम्बलिंग का मतलब है कि इसमें सिर्फ उन इंडिविजुअल्स को अलाउ किया जाए जो बहुत ही हाई इनकम ग्रुप्स हैं, ताकि जो छोटे मोटे लोग हैं, जो लोन लेके ही खेल रहे हैं कई लोग, तो उनको ना बेसिकली अलाउ किया जाए, वो बैंकरप्ट ना हो जाए, वो डेवास्टेट ना हो जाए। तो प्रॉपर गैम्बलिंग में हाई स्टेक इंडिविजुअल्स होंगे, और स्मॉल गैम्बलिंग में बहुत ही छोटे अमाउंट वाली जो गैम्बलिंग है वो अलाउ की जा सकती है, ठीक है। और क्या कहती है लॉ कमीशन? लॉ कमीशन का ये भी कहना है कि देखिए आप मैंडेटरी यूज लेके आइए पैन और आधार कार्ड का, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को कर्ब किया जा सके। और क्या कहता है लॉ कमीशन? लॉ कमीशन ये भी कहता है कि देखिए अगर हम रेगुलेट करेंगे, बैनिंग इज अ बैड थिंग, बैनिंग एनीथिंग इज अ बैड थिंग, बिकॉज वो सारी मार्केट क्या होती है ना, जो भी चीज आप बैन कर रहे हैं, चाहे वो लिकर बैन कर रहे हैं, कुछ भी बैन कर रहे हैं, वो सब कुछ होता है वो ब्लैक में चला जाता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। वो अंडरग्राउंड चला जाएगा बिजनेस, और कुछ नहीं होता, वो रुकता कुछ नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पे रेगुलेट कीजिए, और अच्छी बात है, रेवेन्यू जनरेट होगा, है ना, IT रेवेन्यू आएगा, इनकम टैक्स रेवेन्यू, GST आएगा, जैसे भी, सो इट विल बूस्ट योर रेवेन्यू ओनली। इससे फिर आप इसी रेवेन्यू से जो आप जनरेट कर रहे हैं, आप उसको एडुकेटिंग में यूज कीजिए, एडुकेट द यूजर्स, अगर कोई गेम खेलना चाहता है उनको एडुकेट कीजिए, ठीक है। अब ये जो सेकंड हम एडिटोरियल देख रहे हैं, रेगुलेटिंग द रेगुलेटर्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। आई वुड टेल यू व्हाई। क्योंकि आप देखते हैं कि जो सेबी है ना, अभी रिसेंटली अडानी कंट्रोवर्सी के बाद सेबी एक रेगुलेटर है
है ना। देखिए रेगुलेटर्स को भी रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ सेबी या इंडिपेंडेंस ऑफ एनी रेगुलेटर, कोई भी नाम अगर आता है आपके पेपर में, या वैसे ही सेबी पे कोई क्वेश्चन आ रहा है या किसी और रेगुलेटर पे कोई क्वेश्चन आ रहा है ना, कोई भी इस तरह के, तो आपके पास 4-5 पॉइंट रेडी होने चाहिए कि क्या अच्छा इंडिपेंडेंस ऑफ रेगुलेटर्स में आप क्या लिखेंगे। ठीक है, तो वो पॉइंट्स हमें यहाँ से मिलते हैं, बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही प्रैक्टिकल, आप सुनिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे क्या लिखा है, और आप जानते हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आपका एक टॉपिक भी है आपके मेंस का। तो यहाँ पे बेसिकली आप जानते हैं जो स्टैट्यूटरी रेगुलेटर्स होते हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट गवर्नेंस रिफॉर्म्स ऑफ द लास्ट सेंचुरी। पिछले 100 साल में हमने जो स्टैट्यूटरी बॉडीज को एस्टैब्लिश होते देखा है, ये आप कह सकते हैं कि एक गवर्नेंस रिफॉर्म है। रेगुलेटर को एस्टैब्लिश करने का मतलब यही है कि उस सेक्टर में जो भी अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप उसको रेगुलेट कर पाए, ये बॉडी रेगुलेट करेगी, है ना। तो ये चीज आप जानते हैं, और इन तरह की पॉपुलैरिटी इन एजेंसीज की वो भी हम जानते हैं गवर्नेंस के रिलेटेड। अब देखिए अपने इस पोटेंशियल, क्योंकि आपको बनाया इसीलिए गया है क्योंकि आपको रेगुलेट करना है एक पर्टिकुलर सेक्टर को, तो अगर आपको डिलीवर करना है अपने इस पर्टिकुलर पोटेंशियल पे, तो आपको भी तो रेगुलेट करना पड़ेगा। रेगुलेटर्स टू हैव टू बी रेगुलेटेड, राइट, ये चीज आप जानते हैं। तो इसीलिए इन रेगुलेटर्स के लिए भी एक गवर्निंग बॉडी बनती है, और गवर्निंग बॉडी बेसिकली इन रेगुलेटर्स को रेगुलेट करती है। तो 5 डिजाइन फीचर्स हमें बेसिकली गवर्निंग बॉडी से रिलेटेड चेंज करने चाहिए, मॉडिफाई करने चाहिए, अगर हम इंप्रूव करना चाहते हैं गवर्नेंस ऑफ रेगुलेटर्स को। ठीक है, पहला यहाँ पे क्या लिखा है, पहला यहाँ पे लिखा है जैसे देखिए यहाँ एग्जाम्पल इन्होंने बताया, अ लॉ टिपिकली क्रिएट्स अ बोर्ड गवर्न्ड बाय अ बोर्ड, एन अथॉरिटी बाय एन अथॉरिटी, अ काउंसिल बाय अ काउंसिल, अ कमीशन बाय अ कमीशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट देखें 1992, ये एस्टैब्लिश करता है एक बोर्ड को जिसका नाम है सेबी, है ना। पर साथ ही में ये अगर हम देखें इस पर्टिकुलर सेबी की, इस बॉडी की जो जनरल सुपरिंटेंडेंस है, डायरेक्शन है, मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स है, वो बेसिकली इसके बोर्ड ऑफ मेंबर्स में आता है। तो बोर्ड ऑफ मेंबर्स बेसिकली क्या है, यहाँ पे गवर्निंग बॉडी है सेबी की। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली लेकिन जो मोस्ट ऑफ द स्टैट्यूट्स हैं या लॉज हैं वो डिस्टिंग्विश नहीं करते दोनों के बीच में कि सेबी और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में या बोर्ड ऑफ मेंबर्स में क्या डिफरेंस है ना। और ये इज अ बैड थिंग, क्योंकि एक्चुअल में कहीं केसेस में हम क्या देखते हैं कि बोर्ड ऑफ मेंबर्स ने रेगुलेट करना है सेबी को, लेकिन एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन सेबी जो है वो रेगुलेट कर रही होती है बोर्ड ऑफ मेंबर्स को, क्योंकि बहुत सारे रीजंस होते हैं इसके, जो शुड नॉट बी द केस। ओके, तो ये चीज बेसिकली हमें देखनी है कि जो गवर्निंग बॉडी है इट शुड जैसे यहाँ पे लिखा है कि रिवर्स ऑफ द रोल्स नहीं होना चाहिए कि वो उसको गवर्न कर रही है, सेबी गवर्न कर रही है अपनी गवर्निंग बॉडी को या अपने बोर्ड ऑफ मेंबर्स को, बल्कि बोर्ड ऑफ मेंबर्स गवर्न कर रहे हैं। ये ऐसा अकाउंटेबिलिटी कैसे होल्ड की जाएगी सेबी की, एग्जाम्पल वो लिखा होना चाहिए स्टैट्यूट में। ये अगर आपको पॉइंट इतना कन्विंसिंग नहीं लगा तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज बहुत ही अच्छा पॉइंट, एंड लास्ट वाला पॉइंट इज इवन is the best point. तो second point यहाँ पे लिखा है कि it is normally difficult for an entity to take decisions about itself or its working with complete objectivity or hold itself accountable for its conduct of performance. That is why decisions about a company, अब देखिए आप जानते हैं कि हम जैसे फंक्शन कर रहे हैं, है ना, हमें खुद को ही अकाउंटेबल होल्ड करना विद ऑब्जेक्टिविटी काफी डिफिकल्ट है ना। इसीलिए जो भी हमारे डिसीजंस हैं, हमारे आई मीन अ कंपनी, ठीक है, तो जो भी इस तरह के कोई कंपनी है तो उसको बेसिकली अकाउंटेबल होल्ड करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो कॉन्सेप्चुअली जो गवर्निंग बॉडी है एक रेगुलेटर के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तरह ही है ना। तो ये बेसिकली यहाँ पे लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, गवर्निंग बॉडी, आई वुड रीड इट फर्स्ट यहाँ पे एंड देन आई वुड एक्सप्लेन टू इट। मे हाउएवर बी हार्ड फॉर अ गवर्निंग बॉडी टू होल्ड द मैनेजमेंट अकाउंटेबल इफ इट इज ओनली मैनेजर्स एज इट्स मेंबर्स। तो मैनेज देखिए क्या है कि गवर्निंग बॉडी में सेबी के ही मैनेजर्स हैं, है ना, तो मैनेजर्स को ही तो अकाउंटेबल होल्ड करना है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, हमें एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन चाहिए गवर्निंग बॉडी में। तो पॉइंट आपका ये बनता है एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्निंग बॉडी ऑफ रेगुलेटर्स। और आप रेगुलेटर का नाम लिख सकते हैं अपने आंसर में, जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
जैसे आप क्या कर सकते हैं, एमिनेंट पर्सन्स लेके आइए, एक्सपर्ट्स लेके आइए एज एन एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन। आप इन एक्सपर्ट्स को या एमिनेंट पर्सन्स को उस फील्ड में पार्ट टाइम मेंबर्स का दर्जा दे सकते हैं, ठीक है। तो वो उनकी मीटिंग्स को अटेंड करेगी गवर्निंग बॉडी को, ये पार्ट टाइम मेंबर्स जो हैं डिसीजंस लेने में वोट करेंगे या जो भी इस तरह से, ठीक है। तो ये हम बिल्कुल सोच सकते हैं। Therefore the number of, और साथ ही में जो नंबर ऑफ पार्ट टाइम मेंबर्स हैं वो होल टाइम मेंबर्स के इक्वल होने चाहिए, क्योंकि कंपनीज में भी हम यही देखते हैं ना कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड बी मोर और लेस इक्वल इन नंबर विद बाकी जो डायरेक्टर्स हैं, है ना, तो मैनेजिंग डायरेक्टर्स। तो वैसे ही यहाँ पे भी रेगुलेटर के केस में भी अगर हमें इंडिपेंडेंस चाहिए तो हमें जो ये पार्ट टाइम मेंबर्स हैं, जो एमिनेंट एक्सपर्ट्स होंगे, एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन है, उनका जो नंबर है इट शुड बी इक्वल, ताकि उनका असल से हो, है ना। तो ये चीज बेसिकली हमें पॉइंट यहाँ से मिलता है। ओके, अब एक और पॉइंट क्या कहता है, द गवर्नमेंट टिपिकली, अब देखिए ये दिस इज अ वेरी बैड थिंग। ये ऑथर्स क्या कहते हैं कि देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपने ऑफिशियल नॉमिनीज को रखती है गवर्निंग बॉडी में, रेगुलेटर्स की, विच इज रॉन्ग, विच शुड नॉट बी द केस। कोई मिनिस्टर का कोई नॉमिनी होता है या कुछ भी, क्योंकि अगर आप एक गवर्नमेंट का नॉमिनी आ रहा है एक रेगुलेटर की गवर्निंग बॉडी पे, तो वो उस गवर्नमेंट की जिस भी मिनिस्ट्री से आ रहा है या जो भी उसको अपॉइंट कर रही है वहां पे, वो उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। वो कोई भी डिसीजन जो गवर्निंग बॉडी में लिया जा रहा है वो सोचेगा कहीं मेरी वो मिनिस्ट्री तो नहीं इंपैक्ट होगी। तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि देयर शुड बी, ये पॉइंट आपको यहाँ से मिलता है, देयर शुड बी नो गवर्नमेंट नॉमिनीज इन द गवर्निंग बॉडी ऑफ अ पर्टिकुलर रेगुलेटर, ठीक है। तो ये चीज हमें मिलती है। फोर्थ पॉइंट यहाँ से हमें क्या मिलता है, इंडिपेंडेंस ऑफ अ रेगुलेटर critically rests on the professional strength of the leaders, namely the whole-time members, including the chairperson, to withstand the influence of articulate interest groups and pressures of fear and favor from any quarter। अब देखिए यहाँ पे वही जो बेसिक आपको चीज हर जगह लिखनी होती है कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर तो ठीक है, लेकिन टेन्योर होना भी तो चाहिए, 1 साल 2 साल 3 साल, है ना। या फिर दिस इज अ रॉन्ग थिंग, 3 साल अगर एक पर्टिकुलर चेयरपर्सन का या एक पर्टिकुलर बोर्ड मेंबर का अगर एक टेन्योर रह रहा है तो इट इज नॉट अ गुड थिंग। इतने में तो इंसान समझने में ही टाइम चला जाता है उसका, दिस इज वेरी शॉर्ट। ओके, 3 साल तो एक्सपर्टीज नहीं बन पाती, कोई एफिशिएंसी नहीं आ पाती जब तक उसका एक टर्म पूरा हो जाता है। इनफैक्ट हमने ट्रेंड ये देखा है कि अगर 60 फॉर एग्जांपल या 65 का इन केसेस में रिटायरमेंट एज है, इसके बाद आप एक मेंबर नहीं बन सकते, एक बोर्ड मेंबर, तो लेके ही आप 60 पे आ रहे हो, या फिर लेके ही आप उस इंसान को 63 की उम्र पे आ रहे हो ताकि 2 ही साल हो उसके पास। तो आप खुद सोचिए, इनकी ये सजेशन ये है कि यंग पीपल लेके आए और उनको ज्यादा टेन्योर दें, जिससे क्या होगा, और क्योंकि इनका ये कहना है कि एक उम्र के बाद ये चीजों को अडेप्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये इनका कहना है। तो यंग आप टैलेंट लेके आए जो अपनी फील्ड में, उस पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, एंड यू से गिव देम a bigger tenure, a greater tenure, ठीक है। और फिफ्थ यहाँ पे पॉइंट क्या हमें मिलता है, रेगुलेटर इन इंडिया टिपिकली परफॉर्म्स 3 फंक्शंस। आप जानते हैं कोई भी रेगुलेटर है, क्वाजाई लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड क्वाजाई जुडिशियल, आप जानते हैं, ठीक है। तो इसमें इनका ये कहना है कि जो गवर्निंग बॉडी है, यानी कि जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स बेसिकली हम देख रहे हैं, उनको आप सिर्फ और सिर्फ क्वाजाई लेजिस्लेटिव का आप फंक्शन दीजिए, और ये 2 एग्जीक्यूटिव और क्वाजाई जुडिशियल जो फंक्शंस हैं वो 2 और सेपरेट ऑर्गेनाइजेशंस बनाइए। और जैसे बेसिकली गवर्निंग बॉडी क्या कर सकती है, गवर्निंग बॉडी यानी कि बोर्ड ऑफ मेंबर्स अपना जो उन्होंने लेजिस्लेशन की एग्जाम्पल पॉलिसी बनाई या जो भी किया, उसको एग्जीक्यूटिव को, इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी को जो आप बनाएंगे उसको उन्होंने डेलीगेट कर दिया, जैसे सरकार करती है। वैसे ही जो क्वाजाई जुडिशियल है उसके लिए अलग से बॉडी बनी है। तो इससे असल आप कह सकते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस भी आती है। रेगुलेटर्स टू हैव टू बी रेगुलेटेड, ओके। तो दिस वुड प्रमोट ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। आई थिंक इट वॉज अ वेरी क्रिस्प एंड अ वेरी गुड एडिटोरियल, इफ अगर आप समझ पाते हैं इसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बंगाल ओवर रिपोर्टेड मिड डे मील्स वर्थ ओवर ₹100 करोड़, सेंटर्स रिपोर्ट। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे बंगाल का मनरेगा से रिलेटेड, बंगाल का मिड डे मील से रिलेटेड और सेंटर का कुछ टर्फ चलता रहता है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली हमें एक जॉइंट रिव्यू रिपोर्ट मिली है, जॉइंट रिव्यू मिशन के माध्यम से हमें पता चला है। यहाँ पे इफ आई रीड द न्यूज, इट इज हियर, हमें ये पता चला है कि बेसिकली as per the first and second quarterly progress reports submitted to the government of India, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है, आप सुनिए, अब वेस्ट बंगाल ने जो बेसिकली सरकार को, केंद्रीय सरकार को बताया है, उन्होंने बताया है कि देखिए 140.25 करोड़ मील्स हमने सर्व की है पीएम पोषण स्कीम के तहत, ठीक है। तो इसका पैसा बेसिकली केंद्रीय सरकार उनको दे, है ना। तो बेसिकली 16 करोड़
के करीब यहाँ पे आप कह सकते हैं मील्स का थोड़ा घपला हुआ है। लेकिन जब सुनिए, जो वेस्ट बंगाल है उसने रिपोर्ट किया है केंद्रीय सरकार को कि हमने 140.25 करोड़ मील सर्व की हैं, लेकिन अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, जो डिस्ट्रिक्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को यानी बंगाल को बेसिकली सबमिट किया है डेटा, उन्होंने कहा है 124.22 करोड़ मील्स हमने सर्व की हैं। तो ओवर रिपोर्टिंग ऑफ डेटा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इस ओवर रिपोर्टिंग की वजह से ₹100 करोड़ तक का बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक हम यहाँ पे थोड़ा सा झोल देख रहे हैं। और साथ ही में और भी नहीं, बहुत और सी चीज़ें पता चल रही हैं कि एक्सपायर्ड कॉन्डिमेंट्स के पैकेट को यूज़ किया गया है, मसालों के पैकेट को, बहुत सारी और चीज़ें और जो पैसा है उसको डाइवर्ट भी किया गया है फायर विक्टिम्स को कॉम्पनसेट करने के लिए। मिस एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स हुई है, कुकिंग ऑफ राइस, दाल एंड वेजिटेबल्स अप टू 70% लेस देन प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटीज़। ये सारी चीज़ें हमें पता चल रही हैं। तो आप पीएम पोषण या इस तरह के किसी न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी या इस पे कुछ भी कोई न्यूट्रिशन सिक्योरिटी क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह की रिपोर्ट्स लिख सकते हैं। वेदास पुराणास टू फेच स्टूडेंट्स क्रेडिट अंडर न्यू फ्रेमवर्क। तो यूजीसी ने निकाला है एक नया फ्रेमवर्क, ठीक है, जैसे नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, और इस ये बेसिकली यूजीसी ने निकाला और इसमें आपको क्रेडिट्स, आप जानते हैं कि अगर आपको एक स्पेशली ऑन जो ओपन स्कूल्स होते हैं उसमें हम देखते हैं, लेकिन अब ये ओपन स्कूल्स नहीं, हर तरह के स्कूल के लिए लाया गया है और हर तरह के एजुकेशनल सिस्टम के लिए आप अपने कॉलेजेस में भी देख के आए होंगे, आपको क्रेडिट्स पूरे करने होते हैं कि आप इस पर्टिकुलर सेमेस्टर में या इस पर्टिकुलर ईयर को पास तभी करते हैं अगर आपने इतने क्रेडिट्स की स्टडी की है, विच इज इक्विवेलेंट टू सम आवर्स ऑफ स्टडी, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये एक रैशनल है क्रेडिट का। तो ये बेसिकली आप क्रेडिट अगर अपनी पूरी करना चाहते हैं तो क्रेडिट्स आप इंडियन नॉलेज सिस्टम में भी अगर आप एक स्पेशल एक्सपर्टीज हासिल करते हैं तो उसके लिए भी क्रेडिट्स आप आपको मिलेंगे अब, ठीक है। जैसे 18 विद्याज यहाँ पे मेंशन की गई है इस क्रेडिट फ्रेमवर्क में, जैसे जिसमें 4 वेदास हैं, 4 सब्सिडरी वेदास हैं, आयुर्वेद, धनुवेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, है ना, पुराणा, न्याय मीमांसा, है ना, धर्मशास्त्र, वेदांगा। तो ये बेसिकली इसमें अगर आप एक स्पेशल एक्सपर्टीज महारत हासिल करते हैं तो आपका यहाँ से भी क्रेडिट्स की भरपाई हो सकती है, ठीक है। तो और साथ ही में कुछ स्पोर्ट्स हैं, आर्ट्स हैं, उसमें भी अगर आप सोशल वर्क, स्पेशल इनोवेशन, है ना, कुछ ऐसा करते हैं तो भी क्रेडिट्स की वहां से भरपाई हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे हमें डिस्कस करना है, यूक्रेन मिनिस्टर लीव्स दिल्ली इन अ स्पॉट, सेज ज़ेलेंस्की विल बी हैप्पी टू एड्रेस G20 मीट। अब व्हाट इज दिस? देखिए हमें यहाँ से पता चलता है कि दिल्ली अब एक बहुत ही डिफिकल्ट स्पॉट में आ गई है। क्यों? क्योंकि विजिटिंग डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर जो हैं यूक्रेन की, उन्होंने कहा है कि ज़ेलेंस्की जो है हमारे प्रेसिडेंट यूक्रेन के, ही वुड बी मोर देन हैप्पी टू एड्रेस G20 समिट इन न्यू दिल्ली जो सितंबर में होने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ बेसिकली उन्होंने, देखिए आपको याद होगा ज़ेलेंस्की ने जो बाली समिट हुई थी, हमसे पहले वाले जो चेयरपर्सन थे इंडोनेशिया, उनके वहाँ जब समिट हुई थी G20 की, तो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एड्रेस किया था G20 समिट को। तो हम अब क्योंकि इस बार प्रेसिडेंट है तो हमको भी ये चीज़ बोली जा रही है, ज़ेलेंस्की के जो गवर्नमेंट की फॉरेन मिनिस्टर डेप्यूटी आई है, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं। और साथ ही में इन्होंने ये भी कहा है कि आपको यूक्रेन को इन्वॉल्व करना चाहिए, यूक्रेनियन रिप्रेजेंटेटिव्स को G20 मीटिंग्स में भी, क्योंकि आप जानते हैं G20 एक इकोनॉमिक बॉडी है मोर और लेस, है ना। अगर हम देखें तो जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो उसके वजह से जो इम्पैक्ट हुआ, तब इसका रैशनल ये है। तो वैसे ये फाइनेंशियल क्राइसिस अब तो ग्लोबल इकोनॉमी में वॉर की वजह से भी आया है, यूक्रेन ऐसा कह रहा है, तो इसीलिए आप हमें भी इन्वॉल्व कीजिए, ये एक और सजेशन है इनकी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया क्योंकि एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है इन ब्रिंगिंग पीस, और हम होप करते हैं कि इंडियन ऑफिशियल्स कीव भी आएंगे, यानी कि यूक्रेन भी आएंगे बहुत जल्दी। और उन्होंने ये कहा है कि जो आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, जो अभी मॉस्को गए थे 3 बार जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई है, तो आप कीव भी आ सकते हो, उनको कहिए अजीत डोभाल जी को कि वो यूक्रेन भी आए, ताकि एक बैलेंस अप्रोच संसार को लगे कि इंडिया बैलेंस्ड है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें इंडिया का रोल अभी तक क्या रहा है, उस पर क्या बोला है डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने यूक्रेन की, उन्होंने कहा कि देखिए रशिया के साथ होने का मतलब है कि एक बारी जब हिस्ट्री कल को पढ़ी जाएगी तो आपको रॉन्ग साइड पे गिना जाएगा, सो इट इज नॉट अ गुड थिंग, इन्होंने ये कहा है बहुत ही ब्लंटली। शी सेड इंडिया इज विटनेसिंग विजनरी चेंजेस एंड इट मे टेक सम टाइम टू बिल्ड। तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल हम देख रहे हैं इंडिया काफी विजनरी चेंजेस कर रहा है अपने अप्रोच में भी, अपनी फॉरेन पॉलिसी में, हर जगह।
तो थोड़ा समय लगेगा नए रिश्तों को बनाने में, संजोने में यूक्रेन के साथ, है ना। पर जो भी ये नया रिश्ता होगा इट शुड बी प्रैग्मेटिक और बैलेंस अप्रोच पे स्थित होना चाहिए। आई थिंक द सजेशन दैट आई ब्रॉट हियर इज टू हैव अ बेटर एंड डीपर रिलेशनशिप विद इंडिया एंड इट नीड्स रेसिप्रोसिटी। उन्होंने कहा कि देखिए हमने आपके दरवाजे पे आके नॉक किया है, हम खुद आए हैं, है ना। तो लेकिन ऑफ कोर्स ये हमारे नॉक करने से कुछ नहीं हो जाता, आपको दरवाजा खोलना भी तो पड़ेगा हमारे लिए। इट डिपेंड्स ऑन द ओनर ऑफ द हाउस कि वो ओपन करेंगे डोर को कि नहीं, हमने तो नॉक कर दिया। तो बेसिकली वही कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आप भी रेसिप्रोसिटी आप आएँ और हमारे साथ डीपर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करें और रशिया के साइड पे ना रहें एंड ऑल ऑफ दैट। G20 पे हमें बोलने का मौका दें। अब देखिए ऑलरेडी आप जानते हैं कि एक बार रेजोल्यूशन ऐसा अडॉप्ट किया गया था जिसपे इंडिया ने, बहुत ही सबको शॉक लगा था, इंडिया ने अलाउ किया था उसमें फेवर में वोट करके कि जो जेलेंस्की है उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एड्रेस करने दिया जाए यूनाइटेड नेशंस की एक मीटिंग को। ठीक है, तो तब इसीलिए उन्होंने कहा है कि क्योंकि आपने तब अलाउ कर दिया वीडियो कॉन्फ्रेंस से हमें बोलने के लिए, तो अब भी आप अलाउ कर दीजिए। क्योंकि इंडिया ने उसको जस्टिफाई कैसे किया था, और क्योंकि रशिया ने तो ऑफकोर्स रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट किया था, तो इंडिया ने जस्टिफाई किया एंड राइटली सो। इंडिया ने कहा कि देखिए हम तो ये शुरुआत से ही कह रहे हैं कि डिप्लोमेसी, नेगोशिएशन, है ना, यही पीस की तरफ रास्ता जाता है, और ये तो हम शुरुआती समय से कह रहे हैं। तो चाहे वो रशिया कह रहा था अगर उनको बोलना है जेलेंस्की के प्रेसिडेंट को तो फिजिकली आए और खुद यहाँ पे आके बोले, या अपने किसी और रिप्रेजेंटेटिव को बोल दे अगर फिजिकली नहीं आ सकते। तो हमने कहा था फिजिकली आए या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस से बोले, एड्रेस करने कैसे भी दिया जाए, क्योंकि हो तो डायलॉग ही रहा है ना, और डायलॉग के तो हम शुरुआती समय से साथ हैं। तो ये बेसिकली हमारा स्टैंड था। तो कहीं ना कहीं अब ये जो इनकी डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर का ये जो आप एक तरह से ये सजेशन देख रहे हैं, ये उसी का एक प्रेसिडेंट है, वो हम प्रेसिडेंट सेट कर चुके हैं, इसीलिए ये बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये साथ ही में अगर हम मीनाक्षी लेखी जी जो हमारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स है, उनसे उन्होंने बातचीत की, दोनों ने एक्सचेंज किए हैं बायलेटरल और ग्लोबल इश्यूज पे, जो म्यूचुअल इंटरेस्ट के इश्यूज हैं उस पर अपने व्यूज, है ना, और विमेन्स एम्पावरमेंट पे भी, कल्चरल टाइज पे भी। तो उन्होंने बोला कि हमने यूक्रेन को अश्योर किया है इंडिया ने कि हम इनहैंस्ड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देंगे, जो हम अभी तक दे ही रहे हैं, और ये हमने हमेशा किया है हर तरह की बुरी स्थिति में सबके लिए। ठीक है, साथ ही में अगर हम यूक्रेनियन मिनिस्टर का ट्वीट देखें तो उन्होंने बोला कि हमने मिनिस्टर को ब्रीफ किया है यूक्रेन के एफर्ट्स टू फाइट रशियाज अनप्रोवोक्ड एग्रेशन, डिस्कस डीपनिंग बायलैटरल कोऑपरेशन इन वेरियस फील्ड्स, इन पर्टिकुलर कल्चर में। ठीक है, तो ये चीज हमें देखने के लिए मिल रही है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान के साथ इनके 1990 से भी अच्छे रिश्ते हैं, तब से चले आ रहे हैं यूक्रेन के, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमने कभी भी पाकिस्तान के साथ रिश्ता किसी और कंट्री के अगेंस्ट यानी कि इंडिया के अगेंस्ट नहीं डेवलप किया, और हमें पता है कि सेंसिटिविटीज क्या है इंडिया की मिलिट्री और इस तरह से। तो हम आर रिलेशनशिप विद से पाकिस्तान इज डेफिनेटली नॉट डायरेक्टेड अगेंस्ट इंडिया। दोज ब्लेमिंग इंडिया ऑन माइनॉरिटी इशूज क्लूलेस ऑन रियलिटी, निर्मला सीतारमन जी आप जानते हैं कि IMF वर्ल्ड बैंक की जो बेसिकली मीटिंग्स हैं, ग्रुप मीटिंग्स, उसके साइड लाइन्स पे बातचीत हो रही है, ये काफ़ी वीडियो वायरल भी हो गई है। तो उसमें हमने निर्मला सीतारमन जी से क्या नेगेटिव वेस्टर्न पर्सपेक्टिव्स है इंडिया के बारे में, उन क्वेश्चंस को एड्रेस करते हुए बोला कि ये एक धारणा है, लोग रिपोर्ट्स लिखते हैं जो कभी इंडिया आए भी नहीं, वो सारे लोग रिपोर्ट्स लिखते हैं कि इंडिया में माइनॉरिटी थ्रेट में है, माइनॉरिटी पॉपुलेशन इज ड्विंडलिंग एंड ऑल ऑफ दैट। कहती कि अब क्योंकि मैं कंट्री का एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए लूंगी ताकि जो कॉन्ट्रास्ट है वो और शार्पर हो सके, वो और शार्पर प्रेजेंट हो सके। मैं एग्जैक्टली वो बातें बोल रही हूँ जो निर्मला सीतारमन जी ने अपने वीडियो में बोली है, उस वीडियो में। ठीक है, तो वो कहती है, इसीलिए मैं पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेती हूँ। हम दोनों ही जो देश हैं वो एक साथ आज़ाद हुए थे, और पाकिस्तान ऑल्दो उन्होंने कहा था कि हम इस्लामिक देश बन रहे हैं क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी देश होगा, लेकिन अगर यहाँ माइनॉरिटीज़ कोई भी होंगी तो उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी। लेकिन निर्मला सीतारमन जी ने कहा कि एक बार आप प्लीज़ कंपेयर कीजिए वहाँ की माइनॉरिटीज़ की पॉपुलेशन जो 1947 में थी और आज थी। ये बात सब जानते हैं कि वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ क्या होता है, और माइनॉरिटीज़ का जो नंबर है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने के कगार पे है। इट्स ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। वहाँ पे माइनॉरिटीज़, इनफैक्ट ना ही केवल वहाँ के माइनॉरिटी के साथ बुरा होता है, बल्कि जो मेजॉरिटी सुन्नी पॉपुलेशन के खिलाफ अगर कोई, जैसे कोई शिया ग्रुप है या फिर अहमदिया, उनका भी नंबर देख लीजिए कितना ड्विंडल कर रहा है। वेराज अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल देखें तो इंडिया 1947 से आज आप माइनॉरिटीज़ की पॉपुलेशन देख लीजिए, इनफैक्ट द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग। तो इसका मतलब हमने माइनॉरिटीज़ को जो कहा था कि ये कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी का देश है ही नहीं है,
ये सबका देश है, सेक्युलर देश है, तो वो आज देख लीजिए उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इट्स ग्रोइंग। तो अगर ऐसा कुछ होता तो प्लीज वो इस तरह से जो रिपोर्ट करते हैं आप, जो कभी भारत आए भी नहीं वो और आप रिपोर्ट कर रहे हैं, इट इज रॉन्ग, यू कांट डू दैट। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं। सऊदी अरेबियाज क्वेस्ट फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, देखिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही स्पेसिफिक सऊदी अरेबिया से रिलेटेड पूरा मैटर होगा, बिल्कुल भी नहीं। इट इज़ बहुत ही अच्छा मैटर है, ये बहुत ही अच्छा मटेरियल है। इसमें वेस्ट एशिया के बारे में बात की गई है कि कैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, स्पेशली इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, अगर स्पेशली आप PSIR आपका ऑप्शनल है या इंटरनेशनल रिलेशंस में भी क्वेश्चन आ सकता है GS2 में। ठीक है, तो उस पर अगर क्वेश्चन आए कि डी अमेरिका जो डी हाइफिनेशन हो रही है अमेरिका की वेस्ट एशिया के साथ, ठीक है, इस तरह का कोई क्वेश्चन आए, या फिर जो वेस्ट एशिया है उसमें रीबैलेंसिंग हो रही है, कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसका मैटर ये बहुत ही अच्छा है। वेल आपके पेपर तक तो और भी चीज़ें यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएंगी, कहीं चीज़ें यहाँ से एक्सक्लूड भी हो जाएंगी, तो हम धीरे धीरे जो भी मैटर आता रहेगा डिस्कस करते रहेंगे। सऊदी अरेबिया आप जानते हैं जिसने अडॉप्ट की थी एक एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी पिछले सालों में, है ना। एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी कैसे कि हम वेस्ट एशिया में अपना इन्फ्लुएंस एक्सपैंड करेंगे और जो ईरान का इन्फ्लुएंस है उसे खत्म कर देंगे वेस्ट एशिया में, जो हमारा राइवल है ना। अब वो बेसिकली कोर्स करेक्शन कर रहे हैं, बिल्कुल रिवर्स कर रहे हैं इसका। ठीक है, तो अपने जो ओल्ड राइवल्स हैं दे आर रीचिंग आउट टू देम, है ना। साथ ही में जो न्यू एनिमीज हैं उनके साथ भी बातचीत कर रहे हैं, और बेसिकली क्या कर रहे हैं, दे सीकिंग टू बैलेंस बिटवीन ग्रेट पावर्स। तो बहुत कुछ हो रहा है। सऊदी अरेबिया क्या क्या कर रहा है, दे आर रीचिंग आउट टू ओल्ड राइवल्स, दे होल्डिंग टॉक्स विद न्यू एनिमीज, दे सीकिंग टू बैलेंस between great powers Russia, China, US, and all while trying to transform its economy। और ये सब कुछ कब कर रहे हैं, जब वो अपनी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिकली। आप जानते हैं कि ये बात सबको पता है, जब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आप इतना ट्रांसफॉर्म करते रहेंगे, जो जिस देश का आता ही पूरा रेवेन्यू सब कुछ इकोनॉमी स्थित ही निर्भर ही पूरी ऑयल पे है, तो आपको अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म करना पड़ेगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि वो अपनी जॉब प्रोफाइल को डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं। तो ये सब कुछ बेसिकली हम देख रहे हैं। ओके, ऑटोनोमाइज करने की कोशिश कर रही है। देखिए मैं आपको बहुत बार बताती हूँ, जैसे जब भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है तो बाकी देशों को भी काफी कॉन्फिडेंस मिल रहा है इस बात से कि हम भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर सकते हैं। बांग्लादेश इज यूजिंग दिस वेपन, इंडिया ऑफ कोर्स इज द आप कह सकते हैं हम तो लीडर है इसमें, इजिप्ट इज टॉकिंग अबाउट इट, साउथ अफ्रीका इज टॉकिंग अबाउट इट, सो इज सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो ऑटोनोमाइज करने की कोशिश कर रहा है सऊदी अरेबिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को, और बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है रीजनल स्टेबिलिटी थ्रू डिप्लोमेसी। रीजनल स्टेबिलिटी वेस्ट एशिया की हम बात कर रहे हैं। ओके, और ये बहुत ही सीरियस इंप्लीकेशंस हो सकते हैं इसके वेस्ट एशिया पे। हाउ इज सऊदी फॉरेन पॉलिसी चेंजिंग, कैसे चेंज हो रहा है, हमने इतनी सारी बातें बोल दी। अब देखिए आप काफी सालों के लिए जो सऊदी फॉरेन पॉलिसी थी, इट वाज ड्रिवन, इसकी सेंट्रलिटी पे लाया करता था इसकी हॉस्टिलिटी सऊदी अरेबिया की टुवर्ड्स ईरान। ये बात आप जानते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आप जानते हैं कितने प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व हैं दोनों। सीरिया में अगर हम देखें, है ना, तो सीरिया इज दी ओनली ईरान की स्टेट अलाइव वेस्ट एशिया में, लेकिन सीरिया में अगर हम देखें सऊदी अरेबिया सीरिया के प्रेसिडेंट को नहीं पसंद करते और ईरान बैक करता है वहाँ के प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही देखा, वेस्ट टू बैंक रोल। ओके, तो सीरिया हमने देख लिया। यमन के केस में क्या है, यमन में भी आप देखते हैं जो हाउदी रिबेल्स हैं जिसको ईरान बैक करता है, शिया हाउदी रिबेल्स, है ना। तो बेसिकली जो नॉर्थ और जो कैपिटल है सना, है ना, वो पूरे एरिया में हाउदी रिबेल्स राज करते हैं आज, है ना, 2014 से लेके आज तक। तो बेसिकली जो वहाँ की सरकार थी उन्होंने सऊदी अरेबिया में जाके एग्जाइल लिया और सदर्न एरिया में एग्जाइल लिया, तो वो उस सरकार को बैक करते हैं, गवर्नमेंट को बैक करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम यमन में देख रहे हैं, सीरिया हमने देख लिया, सीरिया का केस है। और साथ ही में यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं जो इसमें से कुछ भी सोल्यूशन नहीं आया है। जिसको सऊदी अरेबिया बैक कर रहा है ना, वो जीत नहीं पाया अभी तक, या फिर अगर कुछ सक्सेस मिली भी है तो बहुत पार्शियल है, मोर और लेस आप अनसक्सेसफुल कह सकते हो, है ना। फिर अगर आपने यहाँ पे देखा कि जब सऊदी ने कतर को, आप जानते हैं, ब्लॉकेड लगा दिया था, कतर से कोई भी बात नहीं करता था, गल्फ और भी कंट्रीज, लेकिन फाइनली उसे अपलिफ्ट कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है। ठीक है, कतर के ब्लॉकेड को भी। तो तब उन्होंने कहा था अगर कतर चाहता है कि हम उनसे बातचीत करते रहें तो आपको अपने
अपने जो टाइज हैं वो सीवियर बिल्कुल खत्म करने पड़ेंगे कतर को ईरान के साथ। वैसा नहीं हुआ, लेकिन फाइनली थक हार के आपने ब्लॉकेड भी हटा दिया और वो भी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को आज भी बरकरार रखा हुआ है कतर ने भी। तो इन द सेंस आप ये कह सकते हैं कि जो भी कुछ आज तक सऊदी अरेबिया कर रहा था इस तरह का एग्रेसिव, वो सक्सेसफुल ही नहीं हो रहा था। तो इससे अच्छा बेहतर है कि चीजें सुधार ही लो, है ना। तो लास्ट मंथ हमने क्या देखा, सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया एक डील को, किसके साथ, ईरान के साथ, है ना। और ये चाइना मीडिएटेड थी। देखिए आप याद रखिएगा, यहाँ पे सऊदी अरेबिया या वेस्ट एशिया में जो भी डील ब्रोक हो रही है ना, डील ब्रोकर हो रही है, उसमें मीडिएटर है कोई ना कोई। जैसे चाइना ने मीडिएट की टॉक्स बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान, उसके बाद हम यहाँ पे रशिया देख रहे हैं, रशिया मीडिएट कर रहा है सऊदी अरेबिया और सीरिया के बीच में टॉक्स, ठीक है। फिर हम ओमान देख रहे हैं जो यमन में ब्रोकर कर रहा है टॉक्स बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान, ठीक है। तो या बेसिकली हाउदी रिबेल्स। तो बेसिकली 3 कंट्रीज यहाँ पे हमें दिख रही हैं। ओमान आप अगर छोड़ भी दें क्योंकि आपको छोटी कंट्री लग सकती है, बिगर पावर्स अगर हम देखें, यूएस ऑलरेडी यहाँ पे था, है ना, क्योंकि यूएस चाहता है कि जो बेसिकली इजराइल है उसका रिश्ता बाकी अरब कंट्रीज के साथ ठीक हो, तो यूएस वहां पे आ गया। रशिया यहाँ पे हमने सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में देख लिया, रशिया नहीं चाइना, ठीक है। और रशिया बेसिकली अब हम देख रहे हैं सऊदी अरेबिया और सीरिया के बीच में। आई अगेन रिपीट, ओमान क्या कर रहा है, ओमान सऊदी अरेबिया और यमन के बीच में चीजें ठीक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। चाइना ने क्या किया है, सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में चीजें ठीक करने की कोशिश की हैं। और रशिया ने क्या किया है, रशिया सऊदी अरेबिया और सीरिया के बीच में चीजें ठीक करने की कोशिश कर रहा है। और यूएस क्या करने की कोशिश कर रहा है इतने सालों से, अरब देशों यानी कि सऊदी अरेबिया का इजराइल के साथ रिश्ता ठीक करने की कोशिश कर रहा है। तो आप ये सारे मीडिएशंस के बारे में याद रखिएगा, ओके। विच कुड लीड टू लैटर री एंटरिंग दी, ओके। सीरिया के साथ अगर जो सऊदी अरेबिया की बातचीत है रशिया की वजह से ठीक हो जाती है, तो सीरिया दोबारा अरब लीग का मेंबर बनते हुए हमें दिख सकता है, ओके। तो अर्लियर दिस वीक Saudi Omani delegation traveled to Yemen to hold talks with Houthi rebels for a permanent ceasefire. और ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं. All these moves make a decisive shift from the policy adopted by Crown Prince Mohammed bin Salman after he rose to the top echelons of the kingdom in 2017. तो ये सारी चीजें अब हमें जो एग्रेसिवनेस थी उसकी जगह डिप्लोमेसी दिख रही है, लॉयल अलायंसेस की जगह प्रैग्मेटिक रीअलाइनमेंट्स दिख रही है. अगर ये कीवर्ड्स आप यूज करते हैं ना तो बिल्कुल सोने पे सुहागा हो जाएगा का आंसर का केस, ठीक है. तो दिस इज हैपन, और ये सब कुछ तब हो रहा है जब सऊदी अरेबिया कोशिश कर रहा है अपने ग्रेटर पावर्स के साथ अपने टाइज को बैलेंस करने की. यूएस के साथ जो उसका लार्जेस्ट आर्म्स सप्लायर है, रशिया के साथ जो ओपेक प्लस पार्टनर है सऊदी अरेबिया का. रिसेंटली हमने देखा कि उन्होंने अपना जो आउटपुट है उसको कट की बात की है ना, ताकि प्राइजेस हाई हो जाएं. वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे. और चाइना है जो नया सुपर पावर है इस रीजन में, जो बिल्कुल क्लीन रिकॉर्ड के साथ आता है, जो उनके लिए काफी बड़ा आप कह सकते हैं फेवरेबल पॉइंट है. क्योंकि यूएस किसी ना किसी गलत चीज में आज भी जो लेगेसी इशूज हैं उसमें कहीं ना कहीं बुरा हाथ रहा है यूएस का. यूएस ने बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स किए हैं हर जगह, लेकिन चाइना एक क्लीन रिकॉर्ड के साथ आया है, ज्यादा ट्रस्टवर्दी है वहां के लोगों के लिए. Why are there changes now? तो अब चेंजेस क्यों हो रहे हैं? To begin with, these changes do not mean कि जो बेसिकली सऊदी अरेबिया का रिश्ता है ईरान के साथ वो कम्प्लीटली चेंज हो गया. अरे उनके बीच में सुन्नी शिया कॉन्फ्लिक्ट है जो आप कह सकते हैं कि सॉल्व होना बहुत ही मुश्किल है. तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया है, ये बात नहीं है. इनफैक्ट सऊदी अरेबिया के लिए ईरान एक सिक्योरिटी कंसर्न रहेगा, क्योंकि ईरान आए दिन कहता रहता है कि हम यूरेनियम कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं न्यूक्लियर ग्रेड तक एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है. तो ये चीज, बट क्या कर रहा है सऊदी अरेबिया का जो रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स द ईरान प्रॉब्लम, इट हैज शिफ्टेड फ्रॉम स्ट्रेटेजिक राइवलरी एंड प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स टू टैक्टिकल डी-एस्केलेशन एंड म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस. उन्होंने कहा कि देखिए है तो ये हमारे नेबर्स ही, इन्होंने भी वेस्ट एशिया में रहना है, हमने भी वेस्ट एशिया में रहना है, तो एटलीस्ट टॉकिंग टर्म्स पे तो आ ही जाएं, रहने वाले टर्म्स पे तो आ ही जाएं, ना बातचीत करें, म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस तो कर ही लें, ठीक है. तो लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसने इस शिफ्ट को इन्फ्लुएंस किया है. जैसे कि मैंने आपको बताया, जो अभी तक इनके रीजनल बेट्स थे किंगडम के यानी कि सऊदी अरेबिया के, या तो वो अनसक्सेसफुल है या फिर पार्शली सक्सेसफुल है. अगर हम सीरिया की बात करें, जो मिस्टर असद यानी कि जो गवर्नमेंट है वहां पे, है ना, इट इज बैक्ड बाय रशिया एंड ईरान. इट हैज मोर और लेस वन द सिविल वॉर. असद हैं जो बेसिकली वो जीत चुके हैं सिविल वॉर, ठीक है. यमन की, लेकिन ऑफ कोर्स सऊदी अरेबिया तो इनके खिलाफ है, ठीक है. तो ये चीज, अगर हम यमन की बात करें तो यमन में आप देख रहे हैं कि
जो सऊदी इंटरवेंशन है मे हैव हेल्प दी हाउदीज फ्रॉम एक्सपैंडिंग, तो ठीक है सऊदी अरेबिया की इंटरवेंशन की वजह से यमन में जो हाउदी रिबेल्स हैं वो साउथ नहीं जा पाए, क्योंकि साउथ कहीं ना कहीं सरकार के पास ही रह गया, लेकिन कैपिटल तो चली गई, नॉर्थ चला गया, और इनफैक्ट कैपिटल जब एक पर्टिकुलर रिबेल ग्रुप चला रहा है तो फिर बात खत्म हो जाती है। तो ये चीज़ यहाँ पे उन्हें पता चल गई, है ना। तो साथ ही में जो हाउदीज हैं, ये हाउदी रिबेल्स हैं, ये ड्रोन्स बनाते रहते हैं, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स फेंकते रहते हैं, सऊदी अरेबिया इनका नेबर आता है ना। तो ये एक सीरियस सिक्योरिटी चैलेंज भी है, तो इनके साथ बातचीत करके चीज़ें ठीक कर ली जाए, यही बेहतर है, क्यों दूसरों की लड़ाइयों में घुसना। और साथ ही में जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो फैक्टर इस चीज़ को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इस शिफ्ट इन फॉरेन पॉलिसी की, जो बेसिकली हम केस में देख रहे हैं सऊदी अरेबिया के, वो है यूएस की प्रायोरिटी शिफ्ट हो रही है, वेस्ट एशिया छोड़ के चाइना हो रही है ना। तो इसीलिए सऊदी अरेबिया के पास जो ऑप्शन है वो ये है कि या तो जो आपने फेल्ड बेट्स हैं उसी पे लगे रहो, उसी यही नहीं हम तो असद को हरा के रहेंगे, हम ऐसे ही लगे रहो आप, है ना। या तो आप क्या करो कि ईरान के साथ अपने रिश्ते ठीक कर लो, ठीक है, एटलीस्ट म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस के टर्म्स में तो आया जा सकता है। तो इसीलिए इन्होंने ये, जब चाइना ने ऑफर किया कि हम आपके बीच में रिश्ते सुधार देंगे, तो उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। इज सऊदी अरेबिया मूविंग अवे फ्रॉम द यूएस? नो, इट्स नॉट। ये तो मतलब जो ओवर ऑप्टिमिस्टिक और अलग लेवल के जो आइडियलिस्टिक लोग हैं वो बिलीव करने में मजबूर हो गए हैं कि नहीं यूएस को छोड़ ही दिया सऊदी अरेबिया ने। अरे आप ग्राउंड रियलिटी देखिए, यूएस जो है उसकी थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स और मिलिट्री एसेट्स अभी भी गल्फ रीजन में है, इंक्लूडिंग 5th फ्लीट। ओके, तो बेसिकली एक मेजर सिक्योरिटी रोल वो रीजन में अभी भी प्ले करता रहेगा, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया के लिए यूएस आज भी उसका लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर भी है। तो किंगडम क्या, सऊदी अरेबिया बस इतनी काम करने की कोशिश कर रहा है कि यूएस उसका एक पार्टनर रहे, लेकिन जो वॉइड यूएस के जाने की वजह से क्रिएट हुआ है वो ऑटोनोमाइज करने में लगाए अपने रिश्तों को, ठीक है। यूएस चला गया, अब वो ही नहीं बता रहा कि आपको इसका अलाई रहना है, इसका अलायंस रहना है, इसका नहीं रहना, तो खुद डिसाइड करो किसका अलायंस रहना है, किसका नहीं करना, बस इतनी सी बात हो रही है। द किंगडम इज ऑल्सो ट्राइंग टू डेवलप एडवांस्ड मिसाइल एंड ड्रोन कैपेबिलिटीज टू काउंटर ईरान एज इन द एरियाज विद द हेल्प फ्रॉम द यूएस। यूएस के साथ मिलकर जो ईरान का थ्रेट है उसको बैलेंस आउट करने के लिए हम इतने सारे वेपन्स बना रहे हैं, तो कैसे यूएस हमारे लिए कम पार्टनर हो गया। पर एट द सेम टाइम साउदीज रियलाइज दैट यूएस deprioritization of West Asia is altering the post-war order of the region. ओके, वही चीज़ बेसिकली यहाँ पे ऑटोनोमाइज करने के लिए उस वर्ड को यूज़ किया जा रहा है, अनलाइक मोस्ट अदर अमेरिकन अलाइज। और ये हमें पता चलता है कि कैसे सऊदी अरेबिया ने जो एंटाई रशिया सैंक्शंस है वो नहीं लगाए, बल्कि दोनों साथ मिलके ऑयल आउटपुट कट्स कर रहे हैं ओपेक प्लस में, है ना। जो अमेरिका ने साफ बोला था ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बात ये है कि सऊदी अरेबिया को इस एक्स्ट्रा जो जिससे रेट बढ़ जाएगा उसकी ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म करनी है। अभी पैसा जो हाई ऑयल प्राइसेस से आएगा वो जल्दी से अपनी एम्प्लॉयमेंट बाकी सेक्टर्स में भी बढ़ाएंगे, आईटी दिस दैट इंडस्ट्री, तब तो जाके वो बच पाएंगे, नहीं तो डेवेस्टेट हो जाएगी बिल्कुल ये कंट्री। तो इसीलिए उनका भी कुछ नेशनल इंटरेस्ट है ना। जब इंडिया हर जगह अपना नेशनल इंटरेस्ट देख सकता है तो हर कंट्री देखती है, तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। सऊदी अरेबिया इज करंटली अंडरटेकिंग मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, वही चीज़ जैसे कि मैंने आपको बताया। साथ ही में स्ट्रॉन्गर ट्रेड और डिफेंस टाइज चाइना के साथ भी एस्टैब्लिश हो रहे हैं। ईरान की रिकंसिलिएशन डील अंडर चाइनाज मीडिएशन अनाउंसिंग बीजीज अराइवल, वही पावर ब्रोकर की तरह अराइवल हो गया है बीजिंग का वेस्ट एशिया में, है ना। एट द सेम टाइम सऊदी अरेबिया हैज प्लेस्ड ऑर्डर्स, पर साथ ही में सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है, बोइंग एयरक्राफ्ट यूएस के साथ वो ऐसे ऑर्डर्स प्लेस कर रहा है $35 बिलियन के, है ना। कंडीशनल टॉक्स में भी आ रहा है यूएस के साथ कि हम आपको ये तब देंगे जब आप इजराइल के साथ अपना रिश्ता सही कर लेंगे। तो जो ये अमेरिकनाइजेशन है ऑफ वेस्ट एशिया इज नॉट अ सऊदी गोल, वो नहीं चाहते डी अमेरिकनाइजेशन, उनका गोल कुछ और है। ही इज रादर ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट अमेरिकाज वीकनेस इन द रीजन। तो अमेरिका वीक तो हो गया है रीजन में, तो इसको एक्सप्लॉइट करो, ऑटोनोमाइज करो अपने रिश्तों को, अपने फॉरेन पॉलिसी को। ओके, रशिया और चाइना के साथ भी रिश्ते एस्टैब्लिश करो, मेंड करो अपने रिलेशन को विद रीजनल पावर्स विदाउट कंप्लीटली लूजिंग द यूएस। व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस फॉर द रीजन वेस्ट एशिया के लिए क्या इम्प्लीकेशन है? तो सऊदी अरेबिया के जब नॉर्मलाइजेशन हो जाएंगी सीरिया के साथ, या फिर जो इसकी टॉक्स चल रही हैं यमन में हाउदीज के साथ, इसको हम सेपरेटली नहीं देख सकते, बिगर पिक्चर के साथ देखना होगा सऊदी ईरान रेप्रोचमेंट की, ठीक है। तो अगर जो सऊदी है, जो सीरिया है, वो रीजॉइन कर लेगा अरब लीग को, तो इसका मतलब रीजॉइनिंग का मतलब है ऑफिशियल डेक्लेरेशन हो जाएगी दैट मिस्टर असद हैज वन द सिविल वॉर,
ओके तो ये चीज, तो जो रिश्ता है वो भी ठीक हो जाएगा इसराइल के सीरिया के साथ। लाइक वाइज इफ द साउदीज एंड द यमन वॉर, तो अगर यमन वॉर में भी ये जो प्रॉक्सी वॉर चल रही है, तो इसका मतलब क्या है कि हम उनको एक कामर बॉर्डर मिलेगा। हाउदी जो हैं बेसिकली लोग बार बार इनकी बिल्डिंगों पे अटैक नहीं करते रहेंगे, जो आजकल हम देखते हैं। Such agreements may not radically alter the security dynamics of the region, but could infuse some stability across the Gulf. But the path ahead may not be smooth, है ना, ये बात हम जानते हैं। ओके तो इतना ज़्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेस्ट एशिया के एक दूसरे छोर पे कुछ और चल रहा है, वो है इसराइल। इसराइल में हम क्या देख रहे हैं, इसराइल में लेबनन भी आ गया है, गाजा स्ट्रिप, सीरिया, वहाँ से काउंटर अटैक्स हो रहे हैं इसराइल के ऊपर। क्यों? क्योंकि इसराइल की आर्मी ने रेड किया था कहाँ पे, अल-अक्सा मॉस्क में। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, तो वहाँ पे गल्फ स्टेबिलिटी जो है वहाँ उसकी वजह से हो पाएगी नहीं होगी, वो डिटरमाइन करेगा। अनदर चैलेंज बिफोर सऊदी अरेबिया इज टू रिटेन द कोर्स ऑफ ऑटोनॉमी विदाउट, अब देखिए आप यूएस को एक पॉइंट तक ही इरिटेट कर सकते हैं। यूएस कह तो रहा है हम बहुत खुश हैं सऊदी ईरान अप्रोचमेंट की वजह से, पर वो बस कह रहे हैं। उनको इस बात का बहुत दुख है कि चाइना ने इस चीज़ को ब्रोकर किया है और उनको भनकते तक नहीं लगने दी। तो ये आप जानते हैं, ठीक है। तो आप यूएस को जब हम कह रहे हैं इतनी सारी उनकी यहाँ पे सिक्योरिटी एसेट्स हैं, बहुत कुछ है, तो आप उनको यू कैन इरिटेट देम ओनली अप टू अ पॉइंट एंड दे the Saudis of course know this thing। तो ये चीज बेसिकली यहाँ पे लिखी है। ओके क्योंकि यूएस आज तक आप कह सकते हैं कि हर एक वेस्ट एशिया की इन तरह के अलाइंसेज या इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहा है, जैसे फ्रॉम स्यूज वॉर टू अब्राहम एकॉर्ड्स। लेकिन अब फाइनली जब उनको इन तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है और फिर भी आप कहते हैं कि वो हमारा ट्रस्टेड अलाय है, तो डिस्पाइट इट्स ह्यूज मिलिट्री प्रेजेंस इन द रीजन, यूएस इज रिड्यूस टू बीइंग अ स्पेक्टेटर। वो बस देख ही रहे हैं अपने मिलिट्री प्रेजेंस वहाँ रख के कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखने के लिए मिल रही है। IMD predicts normal monsoon as एल नीनो इफेक्ट लूम्स लार्ज दिस ईयर। अब आप जानते हैं एल नीनो की वजह से क्या होता है, एल नीनो की वजह से ड्राउट आते हैं इंडिया में, और ला नीना की वजह से ड्राउट या कम रेनफॉल आती है। ला नीना की वजह से अच्छी रेनफॉल आती है और रेनफॉल आती है। इनफैक्ट कहीं रीजन्स में हमारे नेबरिंग कंट्रीज में फ्लड्स भी आ जाती हैं ला नीना की वजह से, पर हमारे मानसून के लिए तो बहुत अच्छा होता है। तो फाइनली क्या है, जो 4 साल से हमें अच्छा समर मॉनसून रेनफॉल मिल रहा था, इट इज लाइकली टू एंड दिस ईयर, क्योंकि IMD ने फोरकास्ट किया है 4% शॉर्टफॉल इन द कमिंग सीजन। 96% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज हम बता रहे हैं कि रेनफॉल होगी, है ना, विच इज ऑफ कोर्स 4% लेस देन 100% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज। तो 4 साल से बेसिकली हम आप कह सकते हो कि ला नीना फेज में थे। तो अब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम एल नीनो फेज में घुस रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगी। द की फैक्टर बिलीव टू वही चीज़ की फैक्टर एल नीनो है। एल नीनो का मतलब क्या होता है, जिसमें वार्मिंग होती है सेंट्रल पैसिफिक की, है ना, इन 6 out of 10 years इज लिंक टू डिमिनिश्ड रेनफॉल इन द कंट्री। ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। 2019 से लेके अभी तक आप कह सकते हैं ला नीना के इन्फ्लुएंस में हम थे, तो इसीलिए अच्छी रेनफॉल मिल रही थी, ठीक है। तो साथ ही में यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है, द नॉर्मल रेनफॉल, अगर हम बोले नॉर्मल मानसून रेनफॉल ओवर इंडिया ड्यूरिंग जून सितंबर इज 87 सेंटीमीटर विच इज 100% ऑफ द LPA, ठीक है, 87 सेंटीमीटर। दो दिस इन्वॉल्व्स वाइड स्पेशल वेरिएबिलिटी ऑन मंडे द प्राइवेट, और साथ ही में देखिए अगर हम प्राइवेट एजेंसी देखिए स्काईमेट, तो उन्होंने फोरकास्ट किया कि बिलो नॉर्मल होगी। हमने तो कहा कि नॉर्मल है 96%, लेकिन ऑल्दो एल नीनो आएगा या जो भी होगा पर नॉर्मल, पर इन्होंने कहा 94% ऑफ द LPA होगी, प्राइवेट एजेंसी बता रही है, बिलो नॉर्मल हो जाएगा जो, ठीक है। तो ये चीज़ अगर हम देखें 1951 से 2022 तक, अभी तक 15 एल नीनो ईयर्स आए हैं इंडिया में। अगर हम इफेक्ट जिसका देखा हमने, एल नीनो का मतलब है 0.5 डिग्री सेल्सियस अबव इन द टेम्परेचर्स। वार्मिंग हो रही है ना सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन में, तो 0.5 डिग्री सेल्सियस, अब इससे भी ज़्यादा हो सकता है ऑफ कोर्स। तो ये हम बेसिकली कह देते हैं ओके विद 9 ऑफ दीज ईयर्स, तो 15 आए हैं, तो 9 इसमें से 15 में से बिलो नॉर्मल रेनफॉल लेके आए हैं, ठीक है। अगर हम 2015 की बात करें, वो लास्ट स्ट्रॉन्ग एल नीनो ईयर था 2015, जिसमें हमने मोर देन 1.5 डिग्री सेल्सियस राइज देखा था, 0.5 मिनिमम है, ठीक है। तो इसमें जो मॉनसून रेनफॉल थी इट फेल बाय 14%, ओके।
तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देखी थी। तो एक्सपर्ट्स बस यही कह रहे हैं कि वाइल एल नीनो कंडीशंस आर इमिनेंट, लेकिन कुछ दो चीज़ें हैं ऐसी, दो फैक्टर्स हैं जो नॉर्मल रेनफॉल रखेंगे। एक तो ये कि एक पॉजिटिव फेज आ जाएगा इंडियन ओशन डायपोल का, और रिड्यूस्ड स्नो कवर आ जाएगी यूरेशिया। तो अगर आपके प्रेलिम्स में ये लिखा है कि दो चीज़ें जो एल नीनो को काटेंगी इंडिया के मानसून में, इन द सेंस अच्छी रेनफॉल फिर भी रहेगी, वो है इंडियन ओशन डायपोल का पॉजिटिव फेज आएगा और यूरेशिया में कम स्नोफॉल होगी। तो ये चीज़ हमें बेसिकली देखने के लिए मिल रही है। अब देखिए यहाँ पे इंडिया अपनी G20 एक मीटिंग जो है यूथ 20 समिट बेसिकली, वो लेह में करने वाला है, लद्दाख में बेसिकली। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है चाइना को कि हम लेह में अपना इस महीने ये समिट होल्ड कर रहे हैं यूथ 20 का, क्योंकि ऑफ कोर्स पाकिस्तान को तो हमने इनवाइट नहीं किया है इसमें, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि लीगली ऑक्यूपाइड है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो चाइना भी देखिए अभी तक, वो जब हमने अरुणाचल प्रदेश में G20 एंगेजमेंट की तो उन्होंने नहीं किया। अरुणाचल प्रदेश में तो वैसे ही वो अपने नाम निकाली जा रहे हैं, तो ये भी पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे। और बाकी बहुत सारी कंट्रीज G20 में आप जानते हैं OIC की भी हैं, जिसमें टर्की, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक द वीडियो।